आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो इस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्लियर। अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, विद्युत वाहक बल की बात की थी, क्या होता है विद्युत वाहक बल, क्या होता है। वैसे आज अपन पढ़ने वाले एक और चीज़, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किस टाइप से इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस टाइप से इलेक्ट्रोड विभव कैसे फाइंड आउट करता है किसी भी सेल का, ये सब कुछ चीज़ें अपन इस लेक्चर के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं, क्या से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा थिंग्स आता है आपके पास, टॉपिक्स आता है आपके पास, क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा सेल के अंदर एक सेल जो है, सपोज आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, एक सेल है आपके पास, इस सेल के अंदर क्या होता है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और एक होता है आपका राइट हैंड साइड पार्ट। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के अंदर आप हमेशा किसको लिखते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आपका हमेशा किसका होता है, एनोड का होता है, किसका होता है, एनोड को लिखा जाता है। एंड राइट हैंड साइड पार्ट के अंदर हमेशा किसको लिखा जाता है, कैथोड को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, कैथोड को लिखते हैं। क्लियर। ये एनोड और कैथोड लिखा जाता है। जब भी एनोड लिखा जाता है तो एनोड के अंदर हमेशा सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, धातु को लिखा जाता है, और फिर उसके बाद किसको लिखा जाता है, धातु आयन को। यानी सेल रिप्रेजेंटेशन में जब एनोड वाले पार्ट के ऊपर जाएंगे तो उस कंडीशन आपके पास पहले क्या आता है, मेटल आता है, और उसके बाद क्या आता है, मेटल आयन आता है, मींस व्हाट, N+ की फॉर्म में। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसके अंदर डेनियल सेल के अंदर चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अपन सेल किसका लेता है, डेनियल सेल लेता है। अगर डेनियल सेल के लिए बात करें तो ये एनोड के ऊपर डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक वाला सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट वाला, और जिंक का रॉड का पात्र होता है। यानी इसके लिए बात करूं तो अगर जिंक के लिए लिखो तो पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, Zn, और देन उसके बाद क्या लिखूंगा, Zn+2 की फॉर्म में उसको डिक्लेयर करोगे। और कैथोड वाले पार्ट की फॉर्म में जाएंगे तो कैथोड पे आपने किसको लिखोगे, कैथोड जब भी आएगा तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना होता है, पहले मेटल आयन आएगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या राइट डाउन करोगे, मेटल आयन, देन उसके बाद आपके पास क्या आएगा, मेटल को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अपन इसी डेनियल सेल के लिए बात करें इसी चीज को, तो डेनियल सेल के लिए आप इसको पहले क्या लिखोगे, धातु आयन आएगा पहले, मींस व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको लिखोगे, कॉपर आयन को लिखोगे, और देन उसके बाद किसको लिखोगे, कॉपर को लिखोगे। क्लियर। ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको। और जब भी इस चीज को लिखने से पहले और इन दोनों के बीच में एक डबल पैरेलल लाइंस बनाई जाती है, क्या लिखी जाती है, एक पैरेलल लाइन होती है। ये जो पैरेलल लाइन है ये किसको डिक्टेट कर रहा है आपके सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके लवण सेतु को रिप्रेजेंट करता है, मींस व्हाट, सॉल्ट ब्रिज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लवण सेतु। क्लियर। आपके माइंड में आना चाहिए सर ये सेल रिप्रेजेंटेशन की कहाँ रिक्वायरमेंट होगी, क्या आप बार बार उस कंटेनर वाले 2 कंटेनर बना के इतना बड़ा डायग्राम्स बार बार बनाए, जिससे अब क्या हुआ, वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका क्वेश्चन के अंदर। और उस वेस्ट ऑफ टाइम को कम करने के लिए, उसको टाइम अपना लॉस नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं अपन, सेल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। और सेल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है, सबसे पहले एनोडिक पार्ट आएगा और सेकंड पार्ट आएगा कैथोडिक पार्ट। और एनोडिक पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल और देन मेटल आयन को लिखा जाता है, और कैथोडिक पार्ट के अंदर पहले कैथोड आएगा, सॉरी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइट द मेटल आयन, देन वी आर राइट द मेटल। अगर आपको यही सेल रिप्रेजेंटेशन अगर डेनियल सेल के लिए लिखना पड़े, फॉर द डेनियल सेल, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लो यही डेनियल सेल के लिए लिखूं मैं सेल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं किस टाइप से लिखूंगा, डेनियल सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंपल सा सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए डेनियल सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की फॉर्म में क्या होता है, जिंक होता है आपके पास, और फिर मेटल आयन क्या आएगा, जिंक आयन आपके पास आएगा। जिंक आयन किस फॉर्म में होता है, +2 की फॉर्म में आएगा। क्लियर। देन इसके बिटवीन क्या आएगा, 2 पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। देन कैथोडिक पार्ट, कैथोडिक पार्ट की फॉर्म में आपके पास क्या है, सिंपल सा पार्ट आता है आपका कैथोडिक की पार्ट में आपके पास किसको यूज करते हैं अपन, कॉपर को यूज किया जाता है। तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर +2 की फॉर्म में आएगा, और मेटल की फॉर्म में क्या आएगा आपके पास, कॉपर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्मूले की फॉर्म में, Zn+2 फिर डबल पैरेलल लाइंस, देन कॉपर +2 एंड कॉपर, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला डिक्टेट करता है आपको किसको, डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन को। इससे डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन से आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है,
किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, किसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कई बार इसको रिप्रेजेंट करते टाइम यहाँ पे कॉपर, यहाँ इसके अंदर कंसंट्रेशन डाल देते हैं, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन एंड जिंक +2 की कंसंट्रेशन भी दी हुई होती है, जिससे अपन कह सकते हैं कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेनियल सेल फॉर्मूलाज भी कह सकते हो आप। क्लियर, आपके माइंड में इससे क्लियर हो रहा है कि जिंक का मेटल से मेटल +2 की फॉर्म में जो भी चेंज हो रहा है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका। क्लियर, और जिसके अंदर आपके पास सिंपल सा थिंग्स आपके पास आता है क्या, जिसके अंदर आपके पास क्या आता है, OXI लिखो या OXI लिख दो, ऑक्सीडेशन OXI होता है। और जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, इस पार्ट में कॉपर से क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, इसको रिडक्शन की फॉर्म में अपन इसको डिक्टेट करते हैं RED की फॉर्म में। क्लियर, ये जो फॉर्मूला है आपको कंप्लीट डेनियल सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला आपके पास डिक्टेट करते हैं। क्लियर, कल मैंने आपको एक छोटी सी बात, जो भी मेरा प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि आपने 2 इलेक्ट्रोड से, आपके पास एक इलेक्ट्रोड किसका था, सिंपल सा 2 इलेक्ट्रोड्स थे आपके पास। उन 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक था आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड और एक था आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड। क्लियर, उन 2 इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन किसको जनरेट किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास आया था, विद्युत वाहक बल आपने प्रोड्यूस किया था। क्लियर, अब उस विद्युत वाहक बल को अगर अपन 2 इलेक्ट्रोड होते तो अपन विद्युत वाहक बल फाइंड करते हैं, और सपोज आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड है तो उस एक इलेक्ट्रोड का क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। क्लियर, यानी ओनली कैथोड है, ओनली आपके पास जिंक है तो जिंक का आपका क्या फाइंड आउट करेंगे, एक ही इलेक्ट्रोड है आपके पास तो उस एक इलेक्ट्रोड का क्या आएगा, इलेक्ट्रोड विभव आएगा। और उस इलेक्ट्रोड विभव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, वो सबसे पहले मैं आपको उसी चीज के बारे में बता रहा हूं। क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। सिंपल सा, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव आपको फाइंड आउट करना है तो अपन सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड विभव कहते हो। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, बहुत अच्छा टॉपिक्स आता है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड करने को बोल दिए तो किस टाइप से अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं, वो भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अंदर किस टाइप से फॉर्म इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्या क्या होता है, किस टाइप से फॉर्मुलाज होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उस चीज अपन एक्सप्लेन करते हैं। नाउ जो डायग्राम बनाऊंगा उस डायग्राम से आपको सब कुछ चीज क्लियर होगा। क्लियर, विद्युत वाहक बल 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में होता है और हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रोड के बिटवीन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड विभव कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू, एक डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करते हैं अपन कि किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर लिया। क्या कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या किया, एक जिंक रॉड को क्या किया, डीप किया। इस कंटेनर में किसको डीप किया, मैंने जिंक रॉड को डीप किया। क्लियर, इट इज अ जिंक रॉड। क्लियर, और ये जो रॉड है वो किसकी है, आपके पास जिंक की छड़ है। और ये जो सॉल्यूशन है आपका, किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। आपको पता है जिंक की रॉड से क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। जिंक की रॉड से क्या होंगे, इलेक्ट्रोड लूज होंगे। वो इलेक्ट्रोड, यहां से कोई अनदर रॉड तो कनेक्टेड है नहीं, कोई अनदर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है कि आपके पास कोई भी तार, इलेक्ट्रोड बाहर तो निकलेगा नहीं। अगर यहां से इसने जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके जिंक के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। आपको पता है जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर उसके ऊपर चार्ज क्या आता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब भी इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये जिंक के इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से इस विलयन में तो आ नहीं सकते। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में आने का ट्राई करेंगे। आपको पता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर Zn किसकी फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में है। और +2 की फॉर्म में जिंक Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस व्हाट, वो संतुष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, Zn जो छड़ अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सॉल्यूशन से बाहर नहीं आ रहे हैं
तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है आपके, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस छड़ पर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, छड़ के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इस छड़ के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये जो लूज हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर तो आ नहीं सकते, वो इस सॉल्यूशन में नहीं आ सकते, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, और इलेक्ट्रॉन को मूव कर किस डायरेक्शन मूव नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे, रॉड के ऊपर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर। अब आपके माइंड में आता है सर इस सॉल्यूशन के अंदर Zn किस में आ गया, Zn+2 की फॉर्म में है सॉल्यूशन के अंदर, किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर ये Zn है। अब ये धनावेश Zn जो है आपका इस छड़ को क्या कर रहा है, इस Zn+2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर, ये धनावेशित इलेक्ट्रोड जो है ये इसके चारों तरफ इस छड़ के ऊपर एकत्रित हो जाएंगे, और ये छड़ पर एकत्रित होकर इस छड़ के ऊपर क्या कर देंगे, एक द्विस्तर का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, एक द्विस्तर, एक लेयर का निर्माण कर देते हैं ये, और इस द्विस्तर के ऊपर ये जो द्विस्तर लेयर बन रही है आपके पास, मीन्स और जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतने नंबर ऑफ क्या आ गए आपके पास, इलेक्ट्रोड्स आ गए। क्लियर। ये जो द्विस्तर आपके पास निर्माण हो रहा है, इस द्विस्तर को अपन कहते हैं क्या, वैद्युत द्विस्तर। क्या कहते हैं हम इसको, द्विस्तर को वैद्युत द्विस्तर का निर्माण करता है। जब इस वैद्युत द्विस्तर का निर्माण होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव के बिटवीन किसका क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे विभव प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, विभव प्रोड्यूस होगा, विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। क्यों, कि एक धनावेशित है और दूसरा क्या है, ऋणावेशित, और धनावेशित और ऋणावेशित के बिटवीन क्या उत्पन्न होता है, विभव कह सकते हैं, या विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। इसी विभवांतर को ही, जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इस उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर। और इस इलेक्ट्रोड विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही है। और आपने ये चीज चेक किया तो इस जो आपका Zn जो छड़ था, इस Zn छड़ का आपके पास क्या हो रहा है, इस Zn छड़ का आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मीन्स और Zn चेंज हो रहा है आपके पास किस फॉर्म में, Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। क्लियर। इस छड़ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस छड़ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। छड़ पे कैसा चार्ज आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है। कैसा चार्ज आ रहा है, छड़ पर ऋणावेश आ रहा है। और इसके अंदर, और ये पार्ट किस पार्ट में कंसीडर होता है, ये एनोड के पार्ट में होता है। किस पार्ट में होता है, ये एनोड। इसमें देखो आप चेक कर रहे हो कि जो भी नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर एनोड और कैथोड क्या होते हैं, रिवर्स हो रहे हैं। यहाँ पे अब एनोड किस फॉर्म में है, माइनस की फॉर्म में। और जैसे ही नॉर्मल सेल को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो इस फॉर्म में, प्लस और माइनस की फॉर्म में, तो वहां पे कैथोड और एनोड का साइन क्या होता है, इस कंडीशन से क्या होगा, वो अपोजिट साइन होगा। क्लियर। अपन ने एक सेल के लिए मैंने कैलकुलेट किया, किसके लिए, जिंक वाले सेल के लिए कैलकुलेट किया। अगर यही कैलकुलेशन इसी टाइप से अगर मैं इस चीज को कैथोडिक सेल के लिए रिप्रेजेंट करें, इसको ड्रॉ करें, तो क्या उसके अंदर क्या चेंजेस आता है। चलो देखो, ये आपके पास क्या है, एनोड की फॉर्म में, और सपोज कैथोड की फॉर्म में मैं इसको ट्राई करूं इसी सेम डायग्राम के ऊपर, तो सिंपल से एक पात्र लिया आपने। क्लियर। इस कंडीशन में छड़ की क्या है, ऋणावेश है। और अब मैं कैथोड वाली छड़ ले रहा, तो देखते हैं अपन उस कैथोड वाली छड़ के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली आपने क्या लिया, एक रॉड कंसीडर की। ये जो रॉड है, किसकी रॉड है, ये कॉपर की रॉड है आपके पास। और ये जो सॉल्यूशन डिप किया हुआ है, जिस सॉल्यूशन में इस रॉड को डिप किया हुआ है, ये आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्लियर। और ये जो सॉल्यूशन है आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन है। क्लियर। अब आपके पास इस छड़ के अंदर ये कॉपर और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि जिंक कॉपर की छड़ कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लेती है। इलेक्ट्रॉन इस कॉपर की छड़ से क्या कहाँ आएंगे, इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आएंगे। कहाँ पाएंगे, इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो इस कॉपर की छड़ पर जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मीन्स व्हाट, इस इलेक्ट्रॉन इस छड़ से निकल कर कहाँ आ गए, सॉल्यूशन में आ गए, तो छड़ के ऊपर कैसा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस छड़ के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कॉपर टेक करेगा। कॉपर यहाँ किस फॉर्म में है, कॉपर +2 की फॉर्म में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ये क्या बना देगा, यहाँ पे कॉपर का फॉर्मेशन कर लेगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, SO4 - 2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा आपके पास, SO4 - 2। क्लियर। ये SO4 - 2 के जो इलेक्ट्रॉन आयंस हैं, ये जो SO4 - 2 के आयंस है, ये सारे के सारे आयंस जो हैं इस अगेन सिमिलर अगेन इसके ऊपर क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके अगेन क्या करेगा, एक द्विस्तर का निर्माण करेगा। ये जो द्विस्तर निर्माण हो रहा है, इस विद्युत द्विस्तर के कारण इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, विभवांतर प्रोड्यूस होगा। दो चार्जों के बिटवीन क्या प्रोड्यूस होगा, विभवांतर प्रोड्यूस होगा। और इस विभवांतर को ही अपन कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये वाला इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव आपने बोला, और इस कंडीशन में इसने 2 इलेक्ट्रॉन टेक किए, और इसने इलेक्ट्रॉन टेक किए तो इसको क्या कहोगे आप, कैथोड के बोलोगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, कैथोड बोल रहे हैं। क्यों कैथोड बोल रहे हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को टेक किया, वो इसके अंदर क्या हुआ है, इस कंडीशन में इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। आया समझ में, क्लियर हो रहा है। सिंपल सा आपके पास है कि जैसे ही द्विस्तर का निर्माण हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, उसको दो जब भी आयन चार्ज आपके पास आएंगे तो उन चार्जेस के बिटवीन क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। और जो उत्पन्न विभवांतर है, उस उत्पन्न विभवांतर को ही अपन कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव हमेशा किसका होगा, इंडिविजुअल छड़ के अंदर होता है। अगर आपने कॉपर सल्फेट लिया सॉल्यूशन तो उसके अंदर कॉपर की रॉड को ही डीप करेंगे, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन का उसके अंदर जो रॉड डीप होगी वो जिंक की रॉड ही डीप करेंगे। इस टाइप से क्या होता है, द्विस्तर इलेक्ट्रोड विभव को अपन डिफाइन कर सकते हैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म में। क्लियर। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोड विभव जो है, ये इलेक्ट्रोड विभव भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड विभव हो रहा है। एक हो रहा है क्या आपके पास, किस टाइप का इलेक्ट्रोड विभव आपके पास हो रहा है, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड विभव को अपन कह सकते हैं मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, यहां इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव जो होगा इसको आप बोलोगे क्या, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इस अपचयन वाले इलेक्ट्रोड विभव को आप क्या बोलोगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अपन कहते हैं। क्लियर। ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, वो आपका क्या है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। क्लियर। अब अगर आपके पास डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ ले कि इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशंस क्या होगी। क्लियर। इलेक्ट्रॉन विभव की डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखोगे, धातु की छड़, किसी धातु की छड़ को किसी धातु की छड़ को उसके ही विलयन में, किसी धातु की छड़ को उसके ही विलयन के मध्य, उसके ही विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं। क्लियर। जैसे कॉपर सल्फेट लिया तो उसको कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के अंदर ही डीप किया, इसको इसलिए इसको क्या बोला, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोला। और इसके अंदर जिंक की छड़ को जिंक के सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया, और इसके उत्पन्न जो विभवांतर है उसको आपने क्या बोला, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोला, या इस कंप्लीट कॉमन डेफिनेशन बोले तो किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डीप करोगे तो उसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर। इस इलेक्ट्रोड विभव से आप ये चीज क्लियर हो गई आपसे कि किस टाइप से हम अनदर वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस टाइप से सॉल्व होती वैल्यूज उसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव आपने फाइंड आउट कर लिया,
तो इसके अंदर कुछ मानक परिस्थितियों के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। क्या होती है मानक परिस्थितियां, देखिए यदि हम इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात करें तो अब उसको अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोला, इलेक्ट्रोड विभव जो है आपके पास, इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति मतलब क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 180 m वायुमंडलीय दाब पर अगर ज्ञात किया जाता है तो उसको कहते हैं हम क्या, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अगर किसी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की अपन बात करें तो उसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, क्लियर। इसको अपन कह सकते हैं कि मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा तो क्या बोलोगे उसको, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर। जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है उसको लिखा जाता है ई नॉट ऑक्सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास अपचयन इलेक्ट्रोड है विभव, आपका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, उसको ई नॉट RED से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ओके। किसी भी इलेक्ट्रोड विभव को कि आपके पास में माइनर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर कि इलेक्ट्रोड विभव अपने पास आ गया और इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का आ गया, रिडक्शन का आपके पास आ गया, और जब इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है या इनकी वैल्यूज कैसे होती है, ये चीज़ आप हमेशा एक चीज़ माइंड में रखना। चाहे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की बात करें या अपचयन मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये चीज याद रखना कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ई ऑक्सी की जो वैल्यू होगी वो ई रिडक्शन के ई RD के तो बराबर होती है, बट इन दोनों के बिटवीन क्या चेंज होता है, साइन का चेंज होता है। अगर ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि पॉजिटिव है तो अपचयन का क्या होगा, इसका मान नेगेटिव होगा। और इसी को अपन यूज करके अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज को, क्वेश्चन को अपन इजी गोइंग में सॉल्व कर सकते हैं। इजी गोइंग में सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में एक ही चीज रखनी है कि मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है और अपचयन निकालना है, तो साइन क्या कर दो, उसका जो भी साइन है उस साइन को क्या कर लो, अपोजिट कर लो, विपरीत कर लो। क्लियर। ये विपरीत साइन आपके पास क्या हो सकता है। और यदि आपके पास पूरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, क्या करना है आपको, पूरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या इसका पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है, ई नॉट सेल बराबर पूरे सेल का बता रहा हूं मैं, पूरे कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड विभव आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट, हमेशा सबसे पहले किसको लिखोगे, कैथोड आएगा कि एनोड आएगा, बताइए किसको लिखोगे आप लोग, सबसे पहले हमेशा किसको लिखा जाता है, कैथोड को। ई नॉट कैथोड आएगा आपके पास, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, ई नॉट एनोड लिखा जाता है। क्लियर। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपके पास माइंड में है तो इस फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में SOP भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको SRP भी कहा जाता है। SRP मीन्स व्हाट,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के थ्रू वैल्यूज को पुट करके अपन इसके कंप्लीट ई नॉट सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया जाता है। और ये हमेशा गांठ बांध लो आप लोग कि जब भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ये किस कंडीशन में फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अपन SRP की कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। मींस व्हाट, हमेशा एनोडिक या रिडक्शन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। जब रिडक्शन वाला फॉर्मूला आपके पास होगा तो आप इजी गोइंग में ईच सेल की वैल्यूज आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके माइंड में आएगा सर हमारे पास कैथोड की वैल्यू एनोड की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं दिया हुआ है, या रिडक्शन, यह वैल्यू किसके लिए, रिडक्शन वाली वैल्यूज अपन फाइंड है, रिडक्शन वाली वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं ना यहाँ पे। जब रिडक्शन वाली वैल्यूज आपके पास नहीं क्वेश्चन में गिवन, ऑक्सीडेशन गिवन है, तो सर हम रिडक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, सिंपल सा वहां पे साइन इस फॉर्मूले को यूज करके चेंज कर लेना, उससे आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके पास आएगा। क्लियर, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। थैंक यू गाइस।